बिहार एसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। जेएसएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको काम आएगा। तो आराम से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और क्वेश्चन बहुत कम समय में बनाने के लिए सीखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बराबर इस तरह का इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। दूसरे उम्मीदवार को बोला गया है कि कितना वैध मत प्राप्त हुआ है। वैध और अवैध वाला जैसे ही क्वेश्चन इलेक्शन वाला आपको पूछा जाता है और उस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से आपको टोटल क्या है, 7500 यहाँ पे दिया हुआ है, निश्चित वैल्यू कुल मतों की संख्या दिया हुआ है और जिसमें से बोला गया है कि कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं और 20% को क्या कर दिया गया, अवैध कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो लिखिएगा। x मत मानिएगा, x अगर मानते हैं क्वेश्चन बनने का बनेगा लेकिन उसमें से समय लग जाएगा। तो रेशियो से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। तो रेशियो अप्लाई कैसे करिएगा, मानना क्या पड़ेगा, ये चीज़ देखिएगा। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कुल मत मान लीजिएगा, तो कुल मत मान लीजिएगा। तो कुल मत मान लेते हैं कितना, 100। x मत मानिएगा, 100 इसलिए माने क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुल मत कितना मान लिए, तो 100, कुल मत 100 मान लिए। अब देखिए आगे क्या बोला गया, कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% अवैध घोषित कर दिया गया। टोटल था 100 जिसमें से अवैध हो गया कितना, 20%। तो अवैध हो गया तो अवैध निकाल लीजिए, अवैध इनवैलिड वर्ड अवैध। तो देखिए 100 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। ये रेशियो लिखा रहा है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या हो गया, 100 वोट था जिसमें से अवैध हो गया 20। तो वैध कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा वैध मत, वैलिड मतों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 80 निकल गया। अब देखिए रेशियो लिखा जाएगा। फिर बोला गया है कि कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुआ, किसको, एक उम्मीदवार को हुआ, पहला उम्मीदवार है, जिसमें से ये वैध मत कितना मिला है, निकाले 80 निकाले, उसका निकालिएगा 55%। तो 80 का 55%, तो 80 का 55%, तो 80 55% का मतलब क्या होता है, तो यह 55/100 करिएगा या फिर डायरेक्ट बोलिएगा कितना, तो 11/20, 11/20 बात बराबर है। इससे कटेगा तो ये कितने बार में, 4 बार में। मतलब कि ये जो पहला वाला उम्मीदवार को जो मिला है 80% वैध मतों का, तो ये 11 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा उसमें से टोटल था वैध कितना, 80, जिसमें से पहला वाला को 44 मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो यही 80 में घटाइएगा। क्योंकि जीत और हार जो होता है वैध मत में ही होता है, वैलिड वोट में होता है। वो वैध मत का संख्या जो होता है उसका गिनती नहीं होता, काउंट नहीं होता है। तो इसमें से 80 में से घटाइएगा 44 को, तो दूसरे वालों को कितना निकल जाएगा, तो 36। ये रेशियो लिखा गया। अब देखिए टोटल मान लिए थे 100 जिसमें से बोला गया था 20% अवैध, तो 100 का 20% निकाले, 20 वैध हो गया कितना, 80। 100 में से घटा दिए 20 को, तो 80 निकल गया। पहला वाला को बोला गया वैध मतों का 55%, 55% निकाले तो 44। दूसरे वाले को कितना निकल गया, 36। ये जल्दी से रेशियो लिखा गया। अब देखिए रेशियो लिखा गया तो निश्चित वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कुल मतों की संख्या कितना है, 7500। तो 7500 और रेशियो में कितना है, तो 100। तो 7500 को भाग लगा दिया, 100 से निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किया, दूसरा वाला को कितना मिला है, तो 36। 36 से गुना कर दिए, जल्दी से काट दीजिए, 2 0 से 2 0,
अब जैसे ही इसको गुना करिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 2700 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इसमें से वैध और अवैध वाला था, तो वैध और अवैध वाला को आप 100 मान के आगे बढ़िएगा, आराम से इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर जल्दी से निकल जाएगा 2700। तो चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। दो साइकिल सवार एक ही समय में क्रमशः पटना एवं सिवान से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पटना और सिवान की दूरी 200 किलोमीटर है तो उसके मध्य 7 घंटे के बाद कितनी दूरी रहेगी, ये चीज़ पूछा गया 7 घंटे के बाद। तो इसमें से देखिए यहाँ पे दो स्थान के बीच जो है कि दूरी दिया हुआ है। तो बोला गया दो साइकिल सवार एक ही समय में क्रमशः पटना और सिवान, तो इधर पटना हो गया, इधर सिवान, और ये दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है। कितना दूरी दिया हुआ है, तो 200 किलोमीटर दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है। एक ही समय, यहाँ से इधर से एक का स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा उधर से इधर आ रहा है जिसका स्पीड दिया हुआ है कितना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है कि 7 घंटे के बाद कितना दूरी बचेगा ये दोनों के बीच, 7 घंटे के बाद। तो 7 घंटा, 1 घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में कितना दूरी किया है, तो 8। तो 7 घंटा में कितना इधर से दूरी हो जाएगा, पटना से सिवान की हो जाएगा, तो 7 8 56, ये 56 कैसे निकल गया, 7 को 4 को समय से गुना कर दिया तो ये दूरी निकल गया। ये अभी 56 किलोमीटर इधर गया है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 घंटा में ये इतना इधर कितना आएगा, तो 70, तो 70 आ गया। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये अभी 56 इधर गया है, 70 इधर आया, तो दोनों के बीच का दूरी पूछा गया है। तो 200 में से घटा दीजिएगा ये दोनों को जोड़ के, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको जल्दी से जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 126, 126 किलोमीटर आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 7 घंटे के मध्य कितनी दूरी रहेगी। तो देखिए ये इधर से 56 आया है और इधर से 70, तो ये बीच का जो दूरी है वो चीज़ पूछा गया। तो क्या करिएगा, 200 में से घटाइएगा 126 को, तो 200 में से 126 को जैसे ही घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो जल्दी से देखिए 74 हो जाएगा। तो यही 74 किलोमीटर जो है कि इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस आपको क्या करना था, यहाँ पे सॉल्व करना था। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था लेकिन यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालना था। सिवान और पटना के बीच का दूरी दिया हुआ था 200 किलोमीटर। तो पटना से एक सवार जा रहा है जो कि सिवान की ओर, उसका स्पीड दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिवान से पटना की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 घंटे के बीच बोला गया है कि पटना और सिवान के बीच का मध्य दूरी कितना होगा। तो इसमें से क्या कर दिए, 8 को 7 से गुना कर दिया, 56 किलोमीटर निकल गया। 10 को 7 से गुना 70, जोड़ दिया 126, 126 को घटा दीजिएगा 200 में से, 200 में जैसे ही घटाइएगा तो 74 किलोमीटर निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है किसका, तो ये क्वेश्चन देखिए बोट एंड स्ट्रीम का दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाइएगा, सबसे आसान तरीका से सीखिएगा। एक नौका 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में जाती है, वापस आने में इसे 6 घंटा लगते हैं। तो स्थिर जल में नौका की गति क्या है, स्थिर जल में पूछा गया है। तो देखिए एक बार जा रहा है धारा की दिशा में और आ रहा है किसमें, विपरीत दिशा में। तो इसमें से पहले आपको धारा की दिशा में चाल निकालना पड़ेगा और विपरीत दिशा में चाल निकालना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर दीजिएगा, स्थिर जल में नाव की चाल निकाल पाइएगा। तो देखिए तो कहीं यहाँ पे डायरेक्ट आपको चाल नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दूरी और फिर दिया हुआ है समय। तो धारा की दिशा में बोला गया डाउन स्ट्रीम में ds,
डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है दूरी और समय दिया हुआ है। तो दूरी को समय से भाग लगाते हैं तो चाल निकल जाता है। तो 36 को 3 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डाउन स्ट्रीम में क्या निकल गया, चाल निकल गया। फिर वापस आ रहा है, आने में इसे 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगता है। गया होगा डाउन स्ट्रीम में तो आया है अप स्ट्रीम में। जब जा रहा है तो कम समय लग रहा है तो मतलब कि डाउन स्ट्रीम में। अगर धारा के विपरीत में आएगा तो ज़्यादा समय लगेगा तो वो होगा अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में यहाँ पे देखिए चाल निकाल लीजिए। तो अप स्ट्रीम में चाल निकल जाएगा, अप स्ट्रीम में चाल, ये अप स्ट्रीम में चाल निकल गया। कितना, तो जल्दी से भाग लगाइएगा, वही 36 को 6 से भाग लगाइएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा ये अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई, जिसमें से यहाँ पे x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई होता है। तो ध्यान दीजिए, तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है। तो शांत जल में नाव की चाल का मतलब x का वैल्यू पूछा गया है। तो याद करिए, आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं, जब प्लस दोगो का प्लस दिया हुआ रहता है और दोगो का माइनस दिया हुआ रहता है, बड़ा वैल्यू निकालते हैं तो प्लस करके 2 से भाग, छोटा निकालते हैं तो माइनस करके 2 से भाग। तो ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, ये यहीं से काम चल जाता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब है कि x माइनस वाई। तो प्रश्न में पूछा गया है कि स्थिर जल में नाव की चाल मतलब x पूछा गया। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को प्लस करिएगा और 2 से डिवाइड करिएगा। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा, जो कि प्रश्न में ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर धारा का पूछा जाता तो क्या करते हैं, माइनस करके 2 से भाग लगाते हैं, माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 को 2 से भाग लगाते हैं तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल। अगला क्वेश्चन रहा ये लाभ हानि का है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 10% कम में खरीदा तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दिया। इससे उस व्यक्ति को क्या होगा। बोला जा रहा है कि 20% से अधिक लाभ होगा, 20% लाभ होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, 20% से कम लाभ होगा। तो इसमें x आपको नहीं मानना है। तो देखिए क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे। जब भी आपको प्रतिशत में रहता है तो 100 सोचिएगा। 100 इसलिए सोचते हैं क्योंकि उसका प्रतिशत वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो देखिए इसमें से प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने इसके मूल्य से 10% कम में खरीदा। मान लीजिए कि 100 वाला वस्तु था, जब वो खरीदने गया तो कितना में मिला, 100 का वस्तु था, 10% कम मतलब कि 90 रुपया में वो क्या कर लिए, खरीद लिए। अब देखिए बोला गया इसके मूल्य से 10% अधिक में बेच दिया। ये जो 100 रुपया वाला वस्तु था इससे 10% बढ़ा के बेचा है। 10% बढ़ा के मतलब कि 10% बढ़ाइएगा तो 110 निकालिएगा। तो ये 100 का वस्तु था तो 110 में क्या कर दिया, बेच दिया। 100 का वस्तु खरीदा था 90 में, लेकिन जब बेचने का पारी आया तो जितना मूल्य था उससे 10% अधिक में मतलब 110 में बेच दिया। तो बोला गया है कि क्या होगा, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो देखिए 90 का वस्तु बेचा है 110 में, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ होगा कितना ज़्यादा है, तो बोलिएगा कि 20 ज़्यादा है। तो लाभ बट्टे में होता है क्रय मूल्य 90 और गुना में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा मतलब कि 200 बट्टे में कितना हो जाएगा, 9। 9 से भाग लगाएगा, 9 दूना 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 9 दूना 18, 22 से ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए 20 से ज़्यादा प्रतिशत लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बोला गया था ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना है, पूरा इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसमें से गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं करना है, बनाना कैसे है तो ध्यान दीजिए। है छोटा लेकिन गलती हो जाता है।
36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि और लाभ प्रतिशत का जब भी बात होता है तो आपको क्या करना रहता है, सीपी और एसपी मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा लाभ हानि का, जैसे ही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना है। तो देखिए इसमें से बोला गया है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है। तो देखिए तो यहाँ तो बोला गया 36 संतरा को बेचा गया है, तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बोला जाएगा क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा इतना वस्तु का और इतना हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है वस्तु के बराबर, तो उस स्थिति में ध्यान क्या रखना है कि जितना वस्तु खरीदा जाता है उतना ही वस्तु क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो इसमें से कितना वस्तु खरीदा गया है ये तो आपको मालूम करना पड़ेगा। बेचा हुआ तो खैर यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 36 गो संतरा को बेचा गया तब 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे मान भी सकते हैं एक वो संतरा का 1 रुपया, तो 36 संतरा का विक्रय मूल्य पूछेंगे तो 36, इसमें से मानने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सीपी, देखिए सीपी अगर सीपी 36 को 4 से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40। ये वस्तु हुआ, लेकिन एक वो का बोलेंगे तो 1 रुपया, तो 40 होगा क्या हो जाएगा 40। अब एक मान के फिर 40 में गुना करिएगा कोई फायदा नहीं होगा। तो क्रय मूल्य हो गया 40, जिसमें से एचपी कितना हो गया 36 और जिसमें से लॉस कितना हो गया 4। देखिए तो सीपी में से एचपी में से लॉस को जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है। तो ये आपका रेशियो निकल गया। अभी बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य मालूम हो गया और लॉस है कितना 4, तो प्रतिशत हानि बराबर में लॉस बट्टे में क्रय मूल्य और गुना कर दीजिएगा 100 से। तो इससे ये 0 से 0 कटेगा और 4 से 4 कटेगा तो 10% लॉस निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब इसको समझ गए तो एग्जाम हॉल में रहिएगा तो आपको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए एग्जाम में रहिएगा तो ऐसे निकल जाएगा। 36 संतरे को बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब कि सीपी हो गया कितना, तो सीपी हो गया 40 और लॉस हो गया 4। तो 4 बट्टे में 40 लिखिएगा। तो इसको काटिएगा 1 बट्टे में 10 हो जाएगा। 1 बट्टे 10 का मतलब 10% हो जाता है। तो बस आंसर निकल गया, इतना ही तो करना है। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुतों बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए ये रहा, चित्र में y का मान निकालिए। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से y का वैल्यू पूछा गया है। तो y का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो ध्यान से देखिए। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है कि लाइन के ऊपर में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का, और नीचे भी कितना, तो 180। तो देखिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इस लाइन को देखना है या फिर इधर वाले को देखना है, बात बराबर है। तो इधर ही देखिए, ये पूरे वाले को देखिए, पूरे वाले को देखिए। अब देखिए एक चीज, तो ये तो हमको मालूम नहीं है कितना है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ है। अगर ये हमको मालूम हो जाएगा तो सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, जिसमें से x का y का वैल्यू निकल जाएगा। हमको ये पता करना है कि कितना होगा। तो देखिए ये अगर आपका x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको ज्योमेट्री वहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है। जब दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखिए ये कोण है 5y, तो ये कितना हो जाएगा 5y हो गया। अब देखिए ये आपको 5y और 2y, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 2 12। तो 12y बराबर में हो जाएगा कितना, 180 डिग्री।
12 से कटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 15। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से फास्ट कर दीजिएगा और देखने के साथ बन जाएगा। जब आप आराम से, आपको क्या करना है, इसको देखना है, 1 से 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और इस तरह का रहता है क्वेश्चन, आपको फिगर दिया हुआ रहेगा, कोण निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो इसको देखिएगा। अब समझ गए तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। देखिए अगर इस वाले एंगल से बनाते हैं, इधर वाले, तो ये 5y है और 5y है, तो ये इतना इधर क्या हो जाएगा, 2y है, तो ये 2y हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 12y बराबर में 180। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15। अगला देखिए, ये दिया हुआ है, तो इसमें से आपको पूछा गया है y x का कितने प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। तो x और y का रेशियो जब मालूम चल जाएगा तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा y x का कितना प्रतिशत है। तो इसमें से x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये बोला गया x माइनस वाई का 50% बराबर में x प्लस वाई का 30%। तो देखिए, तो यहीं से काट दीजिएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। तो x माइनस वाई और रेशियो में लिखिएगा x प्लस वाई, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। देखिए उसको इधर लाइएगा तो ये अनुपात के रूप में बताता है, तो इसको लिखिएगा, या फिर x बटे वाई, x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 3/5। तो यहाँ भी ध्यान से देख रहे हैं कि x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि एक बार प्लस दिया हुआ है, एक बार माइनस का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आसानी से आप x निकाल लीजिएगा। तो इसमें से x बड़ा है कि छोटा, कैसे पता चलेगा, तो देखिए x में से घटाएगा, तो मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो 5 3 8, 8 को 2 से भाग लगाइएगा तो 4। y का वैल्यू निकालिएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल जाएगा, घटा के 2 से भाग, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को भाग लगाइएगा किससे, 2 से, तो 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया 4 और y का वैल्यू निकल गया कितना, तो 1 निकला है। मतलब कि ये x और y का रेशियो निकला, x और y का रेशियो निकला है कितना, तो 4:1 निकला है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको आप आगे भी बढ़ा के रेशियो निकला है, बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया 4 और y का निकला है कितना, 1 निकल गया। तो ये निकाल लिया। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा क्या गया उसको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि y(x) का, जिसमें का से रहता है वो नीचे में होता है, हर होता है, तो y को कहाँ रखेगा, ये ऊपर में, तो y कितना है, 1 है, तो x कितना है, तो 4। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, 100 से नहीं भी गुना करते हैं तो 1/4 का मतलब 25% होता है। जल्दी से काट दीजिएगा तो यही 25% निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। एग्जाम हॉल में रहिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में दिख गया तो डायरेक्ट दिखेगा x माइनस वाई बराबर बट्टे में x प्लस वाई बराबर में 3/5। तो x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू 4 निकल जाएगा और y का वैल्यू 1 निकल जाएगा। 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब 25%। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ही है, आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन है, भले ही आपको औसत दिख रहा है लेकिन इक्वेशन से ही बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, औसत का भी थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष थी। सी इसके साथ मिलने पर इसकी वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है। तो सी का पूछा गया वर्तमान बताइए। तो 3 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति का दिया हुआ है औसत, और जैसे ही 2 व्यक्ति में से तीसरा व्यक्ति सी को मिला दिया गया तब औसत दिया हुआ है, तब पूछा गया सी का वर्तमान बताइए। तो ध्यान क्या रखना है कि जितना वर्ष पहले या जितना वर्ष बाद ले जाते हैं औसत को, तो उतना ही क्या करना रहता है, प्लस। मतलब कि जितना वर्ष 5 वर्ष बाद ले जाइएगा तो औसत में 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष पूर्व ले जाइएगा तो 3 क्या करना पड़ेगा, उसमें से वर्तमान दिया हुआ रहेगा तो घटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी के औसत आयु दिया हुआ है, तो वर्तमान में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे तीनों का वर्तमान में दिया हुआ है। या फिर पूर्व ले जाके बनाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन वर्तमान में बनाइएगा तो और आसान हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व बोला गया, तो पूर्व का दिया हुआ वर्तमान में ले जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा औसत में। तो ए और बी का औसत, तो ए और बी का औसत, तो इसमें से 3 जोड़िएगा तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? तो 18 3 21 हो जाएगा। तो औसत को संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? योग हो जाता है। तो योग हो जाता है, तो 21 को 2 से गुना करिएगा तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 लिखते हैं, फिर 2 से गुना करते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पे लिख लिख के नहीं बनाना है, जल्दी बनाना होता है। अब देखिए जैसे ही इसमें से ए बी और सी को जोड़ा गया, ए बी और सी को जोड़ा गया, तब औसत कितना हो गया? तो औसत 22 हुआ है। तो औसत को संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? योग। तो 22 को 3 से गुना करिएगा तो 22 गुना 3 करिएगा तो 66 हो जाएगा। तो देखिए ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा। ए बी सी में ए बी को घटाइएगा तो सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो 66 में से 42 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 24 वर्ष निकल जाएगा। तो यही तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लिख के बनाएं, आप जल्दी से भी वहाँ पे इस तरह का प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो देखने के साथ बन जाएगा। ए और बी आपको दिखेगा 18 है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 21, 21 दूना 42 और 3 गो का दिया हुआ है 22, 22 दिया 66, 66 में से 42 घटाइएगा तो 24 निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है आपके सामने में। इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? वहाँ पे ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बन जाएगा। एक्स वाई मानिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आपके पास वहाँ समय कम रहता है। 300 को 2 समान भागों में ऐसे विभाजित करें कि बड़ा अंश का आधा दूसरे, बड़ा अंश का आधा लिखा हुआ है वहाँ पे यहाँ पे आ गया, दूसरे अंश से 48 कम हो सकता है, ये चीज़ बोला गया। तो ऑप्शन ए से जल्दी से करिएगा। 300 ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। तो बोला गया है कि बड़ा अंश का आधा, जो भी बड़ा अंश का आधा होगा दूसरे से क्या होगा? 48 कम होगा। तो इसका आधा करिएगा। अगर कुछ देर तक इस ऑप्शन को सही मानते हैं तो उसका पहले आधा कर लीजिए। 174 का आधा करिएगा तो 8 दूना 16 7 हो जाएगा। तो इससे ये कितना हो जाना चाहिए? 126 से 48 क्या है? कम है। तो इसमें से 48 जोड़ के देखिएगा तो ये किसके बराबर होगा? 126 के बराबर अगर हो जाएगा तो ये ऑप्शन सही है। अगर 126 के बराबर नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो फिर आगे बढ़िएगा। तो देखिए इसमें से 48 जोड़िएगा तो यूनिटेड डिजिट से पता चल रहा है कि इसको जैसे ही जोड़िएगा तो 8 7 कितना हो जा रहा है? 15 और 8 4 12 1 13 135। वो 135 बराबर में 126 है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो अगला देख लीजिए। तो अगला देखेगा तो 168 का आधा करिएगा, 168 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 84। इसमें से देखिए इससे क्या होना चाहिए? 48 कम। तो देखिए इससे 48 कम है, इसमें 48 जोड़ दीजिए। तो 48 जोड़िएगा 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा। तो 132 बराबर में 132 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। बोला गया था क्वेश्चन में 300 जो संख्या है उसमें से बड़ा भाग का आधा, तो बड़ा भाग का आधा दूसरे अंश से 48 कम है। तो चेक करिए, आगे भी चेक करिएगा, आपको कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। और यही ये दोनों को जोड़िएगा तो 300 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा 300 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये। तो देखिए क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। जमाल के पास 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाली भूमि का एक खंड है। सुनील के पास 4 मीटर लंबाई वाली एक वर्गाकार
भूमि खंड है, उसके खंडों के क्षेत्रफल में अंतर क्या है। जमाल के पास जो है कि लंबाई और चौड़ाई वाला एक अलग खेत है और सुनील के पास 4 मीटर लंबाई वाला एक वर्गाकार खेत है। तो दोनों के क्षेत्रफल में पूछा गया अंतर। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहता है तो एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो जमाल का निकालिएगा क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल, तो 4 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, लंबाई गुना चौड़ाई। सुनील के पास भूमि का क्षेत्रफल निकालिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। तो ये जमाल का है, ये सुनील का है, दोनों को घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, 4 किलोमीटर। वर्ग मीटर लिख दीजिए, वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 वर्ग मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पेन चलाने का ज़रूरत नहीं है। जमाल का क्षेत्रफल निकालिएगा, भूमि का क्षेत्रफल निकालिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। और फिर उसमें से सुनील का निकालिएगा, 4 चौके 16, 20 में से 16 घटाइएगा तो 4 वर्ग मीटर निकल जाएगा। तो चलिए अगला देखें। ये बहुभुज वाला क्वेश्चन भी रहता है। कभी आपको अंतः कोण पूछा जाता है, बाह्य कोण पूछा जाता है, कभी आपको भुजा पूछा जाता है। तो देखिए इसमें से क्या पूछा गया, एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है तो कितनी भुजाएं रह सकती है। प्रत्येक कोण दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि भुजा क्या होगा। भुजा दिया हुआ रहता है तो प्रत्येक कोण पूछा जाता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन ये बहुतों बार आया हुआ, और जो प्रैक्टिस में रहिएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा, इसमें से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो देखिए 5 कैसे निकल जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, अंत प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक अंत कोण बराबर n-2 गुना में होता है 180 और बट्टे में क्या हो जाता है, n हो जाता है, जहां n क्या है, भुजा की संख्या है। तो ये जब इसमें से n का वैल्यू रखिएगा तो 108 के बराबर अगर हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 को ही रख देते हैं। तो 5 को रखिएगा, n बराबर हम 5 रखते हैं। आप बोलिएगा 7 क्यों नहीं रखें, 7 को रखिएगा तो 108 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 को रखते हैं, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 180 और नीचे में हो जाएगा n का वैल्यू 5, 5 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 36, 36 गुना 3 कितना हो जाता है, तो 108 हो जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो जिसमें से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 7 रखिएगा, या फिर आप बोलिएगा कि हम इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन आपको नहीं बनाना है, जिस कंडीशन में इक्वेशन बनता है उस स्थिति में क्या करते हैं, ऑप्शन से मान रखते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है आपके सामने में, ये भी बहुत बार आया हुआ और इस क्वेश्चन में अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं करना है तो करना कैसे, इसको देखें। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, कितना व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, ये चीज़ पूछा गया। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे टोटल आपको संख्या दिया हुआ 50 व्यक्ति का एक समूह है, जिसमें से 35 वो हिंदी बोलता है, केवल हिंदी बोल रहा है 35, और 25 को जो है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहा है। 25 को जो है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहा है, और सभी व्यक्तियों में कम से कम एक भाषा। ये जो 50 को है संख्या व्यक्ति का, जिसमें से कोई ना कोई एक वो भाषा जरूर बोलते हैं। तो वही पूछा गया है कि कम से कम एक भाषा वाला कितने, अंग्रेजी वाला। हिंदी दिया हुआ है तो अंग्रेजी पूछा गया, अंग्रेजी दिया हुआ रहता तो हिंदी पूछा जाता, यह अंग्रेजी हिंदी दिया हुआ रहता तो दोनों पूछा जाता। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा। वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम से भी समझिएगा, लेकिन इसको और भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा।
इससे और भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। 9th में ही ऐसा सवाल रहता है सेट थ्योरी में। तो सेट थ्योरी का एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एन, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी है तो हिंदी को एच ले लेते हैं और यूनियन, ये यू है यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो देखिए इंग्लिश ई ले लिए इंग्लिश को। तो देखिए एच का मतलब हिंदी यूनियन अंग्रेजी। तो हिंदी है ये और ये क्या है अंग्रेजी बराबर में। तो देखिए यूनियन वाला तो क्या हो जाता है एन एच हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन ई हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्स वाई लेते हैं तो यहाँ एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, माइनस हो जाता है एन एच, उल्टा रहेगा तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ई। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है 50, 50 रख दिए। केवल हिंदी वाला कितना है 35। अंग्रेजी वाला आपसे पूछा गया तो नहीं मालूम है तो एन ई रहने दीजिए। और दोनों वाला दिया हुआ है, दोनों वाला कितना दिया हुआ है तो दोनों कितना बोल रहे हैं 25 हो जाएगा। अब इसको इधर लाके क्या कर दीजिएगा, देखिए इसमें से ये प्लस हो जाएगा 10 इधर आगे घट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा तो 40 निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो गलती नहीं होगा। वेन डायग्राम से बनाइएगा तो इससे भी आसानी से बनता है, तो उससे भी देख लीजिएगा तो उससे भी बन जाएगा। तो चलिए देखिए अगला रहा ये क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एक किसान 5 दिन में 3 एकड़ जमीन जोतता है, वह 12 एकड़ जमीन जोतने में कितने दिनों में जोत सकता है। 5 दिन में 3 एकड़ जोत रहा है तो 12 एकड़ जमीन को कितना समय लगेगा, तो ये चीज़ पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका किसका है, मिक्स प्रपोर्शन का है। सबसे आसान क्वेश्चन है। मिक्स प्रपोर्शन में ध्यान क्या रखते हैं, जो बिना काम वाला रहता है उसको गुना के रूप में ऊपर में और काम को नीचे में रखते हैं, मतलब कि काम को नीचे में भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे काम क्या है, तो 3 एकड़ जमीन जो जोत रहे हैं वही काम है। तो बिना काम वाला क्या है, तो दिन की संख्या है। तो दिन की संख्या है तो दिन को कहाँ रखिएगा, ऊपर में रखिएगा। तो दिन है कितना 5 को भाग लगाइएगा काम से 3। अब आगे देखिए बोला गया है कि 12 एकड़ क्या है काम है। तो इसमें से डी का वैल्यू पूछा गया, जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए। 4 हो जाएगा तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल गया 4 गुना 5 20। तो यही 20 दिन निकल जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 20, तो डी नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा। तो चलिए देखिए अगला रहा ये क्वेश्चन तो अगला देख ही लिए थे। अगला इसका आंसर निकाले थे कितना, तो 74 किलोमीटर